Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 1, The Earth as a Planet. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with the circular horizon. होराइजन का मतलब क्या होता है बेटा? क्षितिज, वो प्लेस जहाँ पर धरती और अंबर या स्काई और अर्थ मिलते हुए दिखाई देते हैं. तो बेटा अगर हम किसी जगह को देखें, कहाँ से देखें? इफ़ वी लुक अराउंड, हम आसपास देखें, किसी भी जगह से देखें, जैसे कि हिल के टॉप से, कोई हिल है तो उसके टॉप पे चढ़ जाएं, या कोई बहुत टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप पर अगर रहें, तो हमें जो अर्थ के एजेस हैं या जो अर्थ का होराइजन है वो हमें सर्कुलर दिखाई पड़ता है ना. और ये जो एक्सटेंट होती है सर्कुलर होराइजन की, वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे आप और ऊंचाई पर जाते जाएं. ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना. इफ़ वी लुक अराउंड फ्रॉम एनी प्लेस, किसी जगह से भी हम चारों तरफ घूम के देखें, भले ही वो जगह हील का टॉप हो या कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, तो हमें होराइजन अर्थ का जो है वो सर्कुलर दिखाई पड़ता है. आप लोग खुद भी देखना, किसी पहाड़ पे चढ़ के अर्थ को, तो आपको उसका जो होराइजन है वो सर्कुलर ही दिखाई पड़ेगा. और ये कितना ज़्यादा सर्कुलर होगा वो उस एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि आप कितने ऊपर हैं. ठीक है, कितनी हाइट पर है. जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा सर्कुलर आपको होराइजन देखने को मिलेगा. ये तभी पॉसिबल है जब जो अर्थ हो वो स्फेरिकल शेप की हो. अगर अर्थ का शेप फ्लैट होता तो जो एक्सटेंट होती विजिबल एरिया की, होराइजन की, वो सेम ही रहती, रिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर. भले ऑब्जर्वर को कितनी ऊंचाई पे खड़ा कर दिया जाए या कितनी ही नीचे वो रहे. अब हम बात करेंगे सर्कुलर शेडो की. तो जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने जब पहली बार कहा ना कि अर्थ स्फेरिकल है, तो वो किस बेसिस पे कहा? जब उन्होंने लूनर एक्लिप्स में ऑब्जर्व किया कि जो अर्थ है उसकी जो शेडो है वो कैसी हो रही है, सर्कुलर. ठीक है, उसमें आर्क दिख रहे हैं. तो उन्होंने पता लगा लिया भैया कि ये तो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा अर्थ, तभी तो इसकी जो शेडो है वो किस तरीके से बन रही है, सर्कुलर. और बेटा सर्कुलर शेडो सिर्फ एक स्फेरिकल बॉडी की ही बन सकती है. तो एरिस्टोटल को तुरंत पता चल गया कि हमारी अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है. क्या बात समझ में आ गई तुम लोगों को? द बेसिस ऑफ एरिस्टोटल्स बिलीव अबाउट स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ वॉज इट्स सर्कुलर शेडो एज एन आर्क ऑफ सर्कल. उन्होंने ऑब्जर्व किया कब? लूनर एक्लिप्स के टाइम पे. तो सर्कुलर शेडो किसकी बनेगी? स्फेरिकल बॉडी की ही बनेगी. नाउ द शाइटिंग ऑफ द शिप. अगर आप एक शिप को खड़े होकर देखें सी कोस्ट से, तो जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो जो शिप है, तो जैसे ही आपको शिप अपने पास आती हुई दिखाई देगी ना, तो पहले उसकी चिमनी दिखेगी जिससे स्मोक आ रही होगी. ठीक हुई बात. फिर बीच वाला पार्ट दिखेगा शिप का. फिर धीरे से पूरी शिप दिखने लग जाएगी. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, सर्कुलर. देखो पहले क्या होगा, ये शिप ऐसे यहाँ से चलती आएगी तो पहले उसकी चिमनी दिखाई देगी, फिर मिडिल पार्ट दिखाई देगा, फिर एंड दिखाई देगा, है ना. आप अगर शिप यहाँ आ रही होगी, यहाँ से आप देख रहे होंगे, तो पहले ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर पूरी शिप दिखेगी. अगर यहाँ से देख रहे होगे तो भी सेम वे में दिखेगी, अगर वो इस साइड आ रही होगी तो वो वाइल स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट, अगर आप सी कोस्ट पे खड़े हैं और शिप को अपनी तरफ आता देख रहे हैं, तो पहले आपको स्मोक दिखेगी कमिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ द शिप, बिकॉज द एंटायर शिप लाई बिलो द लाइन. और जो एंटायर शिप होगी वो अभी पीछे होगी, लाइन के उस पार होगी, आपकी साइड के पार होगी. एज द शिप्स कम अप ओवर द होराइजन पे जैसे ही वो ऊपर आएगी, आप चिमनी के साथ डेक भी देख पाओगे, फाइनली बाद में पूरी शिप को देख पाओगे. ये इसीलिए हुआ ना क्योंकि अर्थ का शेप कर्व्ड है. अगर अर्थ का शेप फ्लैट होता तो हमें पूरी शिप एक बार में दिख जाती. अब हम पोल स्टार की बात करें तो जो पोजीशन है पोल स्टार की, वो हमेशा वर्टिकली अबव है किसके? नॉर्थ पोल के. जहाँ हमारा नॉर्थ पोल है उसके ऊपर ही क्या है? पोल स्टार. जो एंगल है एलिवेशन का पोल स्टार का, वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है. ये जो एंगल है डिक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे आप इक्वेटर पे आओ. जहाँ इक्वेटर की डिग्री क्या है? 0 है. ये पॉसिबल तभी हो पाएगा बेटा जब अर्थ का शेप कैसा हो? स्फेरिकल हो. अगर अर्थ फ्लैट होती तो जो पोल स्टार है वो हर जगह से 90 डिग्री पर ही दिखाई देता. अब हम सरकम नेविगेशन की बात करेंगे. तो हम जानते हैं कि जो सेलर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में जो ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जो जाते हैं, वो
एक स्टार्टिंग पॉइंट से चालू करते हैं और वहीं आके अपनी जर्नी को ख़त्म कर देते हैं। अर्ली ईयर्स में 16th सेंचुरी में जो फर्डिनेंड मैगेलन थे वो पोर्तुगीज नेविगेटर थे। उन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, वो वॉयजेस पे गए, है ना। डिस्कवर्ड द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ही सेल्ड अक्रॉस, पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस किया। दो ही वॉज किल्ड इन फिलीपींस में उन्हें मार दिया गया, पर जो शिप थी विक्टोरिया वो वेस्टवर्ड चलती रही और फाइनली उसने अपने वॉयज को कंप्लीट किया पूरे वर्ल्ड का और दुनिया को बता दिया कि भैया अर्थ स्फेरिकल है। मतलब सपोज करो ये अर्थ थी, ये शिप यहाँ से निकली, पूरा अर्थ को क्रॉस करती हुई वापस यहीं आ गई। बेडफोर्ड कैनाल एक्सपेरिमेंट, जो मोस्ट कन्विंसिंग प्रूफ था कि भैया अर्थ का शेप जो है स्फेरिकल है, वो किसने दिया? डॉक्टर वेलेस ने दिया। ये कौन थे बेटा? ये ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेडफोर्ड कैनाल एरिया में, जो कि है इंग्लैंड में। उसने 3 पोल को फिक्स किया, इक्वल लेंथ के थे, और ऑन द बैड लेवल बेड ऑफ द बेडफोर्ड कैनाल सपोज करो ये कैनाल है, इन्होंने यहाँ पर 3 पोल को लगा दिया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना था इनमें? 1.6 किलोमीटर का, मतलब ये पोल और ये पोल 1.6 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये पोल भी 1.6 किलोमीटर की दूरी पे है। ये इंश्योर किया गया कि तीनों पोल सेम हाइट के हों, ठीक है। इट वॉज इंश्योर दैट 3 पोल्स हैड द सेम हाइट अबव द वाटर इन कैनाल। डॉक्टर वेलिस ने ऑब्जर्व किया जो टॉप पार्ट था इन तीनों पोल्स का विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तब उन्हें पता चला कि जो मिड पोल है वो हायर दिखाई पड़ रहा है, लगभग 8 इंचेस और लगभग 20 सेंटीमीटर। ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट प्लेसेस पे, और ये प्रूव हो गया, it proved beyond doubt that surface of earth is curved and the earth is spherical in shape। ये देखो ये 3 पोल दिख रहे हैं आपको, ए, बी और सी। तो जब इनको यहाँ से देखा गया तो देखो पहली बात तो इनकी जो हाइट थी वो सेम ली थी, इस एक्सपेरिमेंट में हाइट सेम ली गई थी। पर भी जब टेलीस्कोप से देखा गया तो जो सी वाला था उसकी हाइट हमें ए और बी के कंपैरिजन में ज़्यादा लग रही थी। तो जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया गया तो पता चलने लगा कि भाई हमारी जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। नेक्स्ट है रीसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ। आज हमें जब हमारे सैटेलाइट्स जो हमारी अर्थ के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं वो वहाँ से अर्थ का फ़ोटो लेते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में और हमें भेजते हैं। तो इन फोटोग्राफ्स को जब हम देखते हैं जो आउटर स्पेस से ली गई हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। जो एक्चुअल मेजरमेंट है अर्थ का वो रिवील करता है कि अर्थ जो है बेटा वो परफेक्ट स्पेयर नहीं है, स्लाइटली बल्जेस, मतलब बाहर निकली हुई है अर्थ इक्वेटर की साइड से, मतलब ऐसे इसका कुछ पार्ट मोटापा इसका निकला हुआ है, कहाँ से? इक्वेटर की साइड से। और पोल्स की बात करें तो पोल्स पे ये फ्लैट है, जैसे ऑरेंज का शेप होता है वैसे। ये जो शेप है अर्थ का इसे हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ध्यान रखना। जो पोलर डायमीटर है वो सिर्फ 12714 है, जबकि कि जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो 12756 है। ठीक हुई बात? फिर से ध्यान से सुनो, जो पोलर डायमीटर है वो इतना है और इक्वेटोरियल डायमीटर इतना है। तो ये जो फ़र्क दिख रहा है आपको डायमीटर में वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि बल्जेस इक्वेटर पे निकली हुई है और फ्लैट है थोड़ी सी टॉप। देखो अगर हमें पोलर सरकमफेरेंस निकालनी थी तो ये ऐसे निकली पोलर सरकमफेरेंस, और अगर हमें इक्वेटर की सरकमफेरेंस निकालनी थी तो वैसे निकली। अब हम डायमीटर को देख लेते हैं। तो ये इक्वेटर का डायमीटर 12756 है और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच का डायमीटर 12714 है। बेटा ये अच्छे से ध्यान देना कि अर्थ का शेप कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर में सिर्फ और सिर्फ 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए आ गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आ गया है। ठीक हुई बात? अर्थ जब रोटेट करती है तो इसके रोटेशन की वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिला है।
अगर हम अर्थ के पूरे साइज़ को देखें ना बेटा, तो ये जो डिफरेंस मिला है 42 किलोमीटर का, ये इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता नहीं है। थस द अर्थ इज़ टेकन स्फेरिकल इन शेप फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो जब भी हम कोई काम करते हैं या अर्थ के रिगार्ड में कोई काम करने जा रहे हैं, तो अगर हम इसे स्पेयर भी बोलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है कि ये 42 किलोमीटर का डिफरेंस ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। अब अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन काइंड। अर्थ एक अकेला प्लैनेट है बेटा हमारे सोलर सिस्टम में जिस पे लाइफ है। लाइफ क्यों है? क्योंकि यहाँ ज़मीन भी है, पानी भी है और हवा भी है। ये जो तीनों डोमेन है इन्हें हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन, हाइड्रोस्फीयर बोले तो पानी, एटमॉस्फेयर बोले तो गैसेस। जो सोलर एनर्जी है वो हमारी तीनों डोमेन्स को साथ में रखती है। और ये जो नैरो जोन है जहाँ पर हमें एयर, लैंड, वाटर साथ में मिलते हैं, इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। और जितनी भी लाइफ हमारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर रही है? बायोस्फीयर में ही कर रही है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ विद देयर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक बोले तो लिविंग प्लांट एनिमल और अबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोस्फीयर इज द होम ऑफ एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन आवर अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब और सब कहाँ ही है? बायोस्फीयर में ही है। जो लेयर है बायोस्फीयर की जहाँ पर सारी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो 15 किलोमीटर थिक है, फ्रॉम द हाईएस्ट माउंटेन पीक टू द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच। अगर हम अर्थ के इतने बड़े साइज को देखें और फिर बायोस्फीयर को देखें तो बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा स्मॉल है। It is estimated that 1.5 million different species of organism are living in the biosphere. इतने छोटे से बायोस्फीयर में भी 1.5 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म की रहती हैं। ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के सिर्फ और सिर्फ लोअर पोर्शन में। बायोस्फीयर प्रोवाइड करता है हमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे रिसोर्सेज, ठीक है, जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हर ऑर्गेनिज्म जो बायोस्फीयर में रहता है वो इन्फ्लुएंस होता है और इन्फ्लुएंस करता भी है चीज़ों को, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर थ्रू न्यूमरस मोड्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर हम बायोस्फीयर में लाइफ की बात करें तो हमें प्लांट किंगडम देखने को मिलेगी और एनिमल किंगडम देखने को मिलेगी। हम ह्यूमन एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोस्फीयर। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट है बायोस्फीयर के ऊपर। इट हैज़ बीन रियलाइज दैट वी मस्ट कंजर्व, हमें हमारे बायोस्फीयर को कंजर्व करना चाहिए, हमें इसे यूज़ करना चाहिए विदाउट अब्यूज़। जो रिसोर्सेज हैं बायोस्फीयर में वो को एग्जिस्ट करेंगे पीसफुली विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो हमने इसके पीसफुल एग्जिस्टेंस पे ध्यान देना चाहिए, इसे कंजर्व करके रखना चाहिए।